मैं इमदाद सुमरो बिलाखिर वो ख़बर आ गई, वो अच्छी खबर जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था। ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उन मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया है। अब टेक्निकल टीम्स जो हैं वो रवां हफ्ते से हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करेंगी, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करेंगी। जो एलामिया जारी किया गया है वो पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी किया गया है। क्या क्या होता रहा मुज़ाकरात में। एक वक्त में मुज़ाकरात बिल्कुल उसी तरह बेनतीजा निकलते हुए, साबित होते हुए नज़र आ रहे थे जैसे इस्लामाबाद में हुए थे कि मुज़ाकरात तो चलते रहे 14-15 घंटे तक, लेकिन उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला और दोनों ममालिक के वफूद वापस चले गए। तो एक मौके पर ईरान का वफद उठकर चला गया था, लेकिन फिर उनको मना कर वापस लाया गया। उस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का किरदार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का किरदार बड़ा अहम रहा। हैरत अंगेज़ तौर पर इन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब उधर नहीं थे, वो शायद कहीं और मसरूफ़ थे, लेकिन वहाँ पर वो नज़र नहीं आए, ना ही उनकी वहाँ पर कोई शिरकत थी। एक तो इस मुद्दे पर बात होगी, और दूसरा एक बार फिर वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया हुआ है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने, केयर स्टार्मर ने ऐलान कर दिया कि वो ना सिर्फ बरतानिया की वज़ारत उज़्मा के ओहदे से बल्कि लेबर पार्टी की सरबराही के ओहदे से भी वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बरतानिया में बिल्कुल उसी तरह काम चल पड़ा हुआ है गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों से, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, यानी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं करते। तो हमारे पास भी आज तक कोई एक ऐसा वज़ीर आज़म नहीं रहा जिसने मुद्दत पूरी की हो, और बरतानिया में भी ये सिलसिला चल पड़ा हुआ है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? केयर स्टार्मर ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, और वहाँ पर पाकिस्तान वाला जो होता है ना इक़्तिदार के ऐवानों की साजिशें, महलाती साजिशें, वो वहाँ पर क्यों शुरू हो गई हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। पहले तो जनाब बड़ा मुश्किल था ईरान और अमेरिका को एक साथ बिठाना। पाकिस्तान ने ये काम करके दिखाया। ना सिर्फ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात किए, बल्कि उन मुज़ाकरात के बाद जो डेडलॉक पैदा हुआ वो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें करता रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान जाते रहे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अमेरिका से राब्ते में रहे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कोशिशें करते रहे, इसहाक डार साहब कोशिशें करते रहे, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा कोशिशें करती रही। तो अप्रैल, जो 12 अप्रैल को मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए थे इस्लामाबाद में, उसके बाद फिर एक और दौर होना था इस्लामाबाद में, वो नहीं हुआ। तो फिर फाइनली ये मामला जो है वो गुज़िश्ता जुम्मे को होना था, दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान अपना जिनेवा में मुआहदे पर दस्तखत होने थे स्विट्ज़रलैंड में, वो भी नहीं हुए और डिजिटल साइन हो गए। और फिर ये हुआ कि शायद मामला तोड़ चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, लेकिन बहरहाल फिर बर्गनस्टॉक में स्विट्ज़रलैंड के एक और शहर में मुज़ाकरात की मेज़ सजी। पाकिस्तान और कतर ने सालिस का किरदार अदा किया, और वहाँ पर ईरान का वफ़द, अब्बास इराक़ची साहब और दीगर ईरानी हुकाम जो थे वो मौजूद थे, और अपना JD वेंस जो अमरीकी नायब सदर है उनकी सरबराही में अमरीकी वफ़द मौजूद था। अब जिस तरह पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है ना कि किसी तरह ये जंग ख़त्म हो जाए, कोई हतमी मुआहदा हो जाए। JD वेंस जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी और उनके कंडक्ट से भी लगता है कि वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, क्योंकि मुज़ाकरात को वो लीड कर रहे हैं। और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आइंदा जो आम इंतखाबात होंगे अमेरिका के, तो उसमें वो सदारत के उम्मीदवार हो सकते हैं, और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना रंग में भंग डाल देते हैं, रायता फैला देते हैं, तो ये उनको फैला हुआ रायता जो उसको साफ़ करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जो मुज़ाकरात कल चल रहे थे उसमें एक मौके पर यह भी हुआ कि ईरान का वफ़द ये कहकर गुस्से में उठकर चला गया कि जी हम यहाँ मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं और ट्रंप वहाँ बैठकर हमें धमकियाँ दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना, एक इंटरव्यू दिया था कि जी मैं अगले हफ्ते फिर ईरान पर बहुत तबाहकुन हमले करूँगा, और जो आबना हुर्मुज़ से जो टोल टैक्स या सिक्योरिटी चार्जेस जो है वो ईरान नहीं लेगा, हम लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी एक तरफ आप मुज़ाकरात के लिए बैठे, दूसरी तरफ हमारे सर पे बंदूक रख के बैठे। तो ईरान ने अपनी उधर फ़ौज को भी हुक्म दे दिया था, ईरानी क़यादत ने, कि जी आप भी तैयार रहे।
और जो ईरानी सुप्रीम कमांडर हैं, सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई साहब, उन्होंने कहा था कि जी मुझे तो इख्तलाफ था जो चीज़ें तय हो रही हैं, या मुझे था कि मुज़ाकरात अमेरिका के साथ कामयाब नहीं हो सकते, या वो हमारे साथ करेंगे, अपना बदहज़ी करेंगे। लेकिन सदर पिज़ुक्शियान साहब ने कहा कि नहीं, मामला ठीक हो सकते हैं, तो मैं उनकी बात मैंने मान ली। तो ईरानी क़यादत पर इतना प्रेशर, वो प्रेशर के बावजूद मुज़ाकरात के लिए आए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दे दिया, धमकियाँ दे दी, तो उसकी वजह से वोट कर चले गए। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको मनाया, उनका पैगाम JD वेंस तक पहुँचाया, फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मोहसिन नकवी साहब, बहरहाल, और कतर के वज़ीर आज़म, ये सारे कोशिश करते रहे। तो फाइनली फरीकैन बैठ गए। अब उसमें जो एलामिया जारी किया गया है वो पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी किया गया है। ये भी एक दिलचस्प है कि एलामिया पाकिस्तान और कतर तो सालिस हैं, ईरान और अमेरिका की तरफ से भी एलामिया हो सकता था जारी, लेकिन बहरहाल क्योंकि मामला बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पर है तो शायद इस वजह से। तो एलामिया में क्या क्या है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प जुमला जो शायद था तो लाइटर नोट पे, लेकिन सफारती हवाले से उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो जुमला था JD वेंस का। उन्होंने कहा कि जी मेरी ज़िंदगी में दो शख्सियतें बहुत अहम हैं, एक का ताल्लुक़ इंडिया से है, वो है मेरी बेगम, और दूसरे का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और गुज़िश्ता 3 माह में मैंने इतनी फ़ोन कॉल्स अपनी बेगम को नहीं की जितनी फ़ोन कॉल्स मैंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को की हैं। तो ये एक तरह से एतराफ़ था कि पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है इस सारे सीन में। एक जंग जो आलमी जंग में, तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती थी, जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हुई, एक दिन की कोई डेवलपमेंट के ऊपर दुनिया की जो मार्केट है वो ऊपर नीचे हो रही होती है। बल्कि अभी भी आज भी खबर है कि जो ये अपना एलामिया जारी हुआ, पेशरफ्त हुई है, तो पेट्रोल की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई एक बार फिर। तो बहरहाल अब एलामिया पे मैं आता हूँ, और उसमें एक चीज़ जो है अब भी जो ख़तरा है कि ये मामला शायद जो कम जो अगर है ना खदशा कि इसराइल दोबारा जो है ना इसको सबोताज करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए फिर एलामिया में एक ऐसा सेल बनाने का भी नुक्ता शामिल किया गया है जो लबनान के ऊपर जो हमले होते हैं उसकी वो मॉनिटरिंग करेगा, यानी इसराइल को देखेगा कि इसराइल कैसे इस सारे अमल को सबोताज कर रहा है। तो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जनाब ये जारी किया गया एलामिया अपने ट्विटर हैंडल पर, और उसमें जो है वो पाकिस्तान और कतरी वज़ारत ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया, लेकिन पाकिस्तानी उसके वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जी फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ का रोड मैप मंजूर कर लिया गया है, और ईरान अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फ़ौरी तौर पर होंगे, रवां हफ्ते ही होंगे, और उधर बर्गन स्टॉक में ही होंगे। आबना हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम कर दी गई है। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डीकन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतल्लिक़ वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं, यानी एटमी प्रोग्राम जो ईरान का है उसकी निगरानी और ईरान पर पाबंदियाँ हटाने के हवाले से, और ईरान के कुछ जो है वो असासे मुंजमद असासे वो जारी करने पर भी इस पर बात की गई है। और वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक डीकन्फ्लिक्शन सेल में लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट्स में जारी रहेंगे। ये जनाब वहाँ पर सारा कुछ हुआ है, और अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है ज़ाहिर सब्र आज़मा और मुश्किल काम है, लेकिन ट्रंप के बयानात और इसराइल की शरपसंदी ये इस अमल को सबोताज कर सकते हैं। लेकिन सालिस अगर तगड़े हों और वो उनका सब्र ना टूटे तो फिर मुज़ाकरात तोड़ चढ़ जाएंगे, मुआहदा हो जाएगा, और मुझे लगता है कि 60 दिनों में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो जाएंगी। ईरान वैसे भी अपनी जोहरी तवानाई के लिए अपना प्रोग्राम
जारी रखना चाहता है, एटम बम नहीं बनाना चाहता, पाबंदियाँ उनके ऊपर से हट जाएंगी, आबना हरमुज़ का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो बाकी फिर इस्लामी ममालिक मिल के इसराइल का बंदोबस्त भी कर लेंगे। अगर कोई इस तरह का कोई ब्लॉक इस्लामी ममालिक बनाते हैं कि किसी तरह इसराइल को रोका जाए, और गज़ा में मजालिम जारी हैं, लबनान के ऊपर हमले जारी हैं, तो उनका कोई तोड़ ये भी निकाल सकते हैं, या अमेरिका को कि जी आप इसको रोकें, वरना हमें फिर हम जब करेंगे तो फिर आप शिकायत ना कीजिएगा, आप पीछे ना आइएगा ईरान के, तो ये भी अपना इसराइल के, तो ये भी हो सकता है। बहरहाल अच्छा जी, अब ख़बर आई है बरतानिया से कि वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं केयर स्टारमर, लेबर पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है जी। उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जी मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और बार बार ये बताया गया कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो गई और ख़त्म हो गई, यानी मेरी कारकर्दगी की वजह से मेरे ऊपर दबाव था और उस वजह से मैं जो है वो रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं पार्टी की ख्वाहिश पर पार्टी लीडरशिप से मुस्तफ़ी होता हूँ, यानी पार्टी ने कहा कि जी आप रिज़ाइन करें पार्टी लीडरशिप से भी। आज सुबह किंग चार्ल्स से गुफ्तगू की क़यादत के इंतखाबी अमल तक मैं अपने ओहदे पर बरकरार रहूँगा, और उन्होंने कहा कि जी आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे उनके साथ मैं मुकम्मल ताउन करूँगा और इक़्तिदार की मुनज़्ज़म और हमवार मुंतक़ली यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। 2024 के इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ जनाब ये आए थे केयर स्टारमर साहब। अब जब भी मैंने इस्तीफ़ा की ये ख़बर सुनी तो मुझे याद आ गया कि यार ये तो वहाँ पर वही कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में होता रहा हमेशा, 6 माह के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, तो बरतानिया में भी ये चलन शुरू हो गया हुआ है। तो मैंने ज़रा सर्च किया सिर्फ गुज़िश्ता 2 अपना दहाइयों का, तो उस दौरान 6 वज़ीर आज़म तब्दील हो चुके हैं, यानी 4 होने चाहिए थे ना, 5 साल की मुद्दत होती है, बिल्कुल वही निज़ाम है जो पाकिस्तान में, बरतानिया में वही निज़ाम है। तो जनाब अब ये सूरत हाल ये है कि जी 2006 से लेकर अब तक जो वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर और इस्तीफ़ा देकर चले गए, टोनी ब्लेयर जुलाई 2027 में अपनी जमात लेबर पार्टी के अंदरूनी दबाव के बायस मुद्दत ख़त्म होने से पहले मुस्तफ़ी हुए। इन्होंने केयर स्टारमर ने भी पार्टी के अंदरूनी दबाव की वजह से मुस्तफ़ी होना पड़ा इनको भी। अच्छा जी, गॉर्डन ब्राउन मई 2010 में आम इंतखाबात में हारने के बाद वज़ारत उज़्मा के से सुबकदोश हुए, यानी उस दौरान कोई इशू हुआ था तो। अच्छा, डेविड कैमरून जून 2016 में ब्रेक्सिट रेफरेंडम के नताइज के बाद अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुए, क्योंकि वो कुछ और चाहते थे और नताइज कुछ और निकले थे यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए जो था। थेरेसा मे उसके बाद आती हैं और वो जुलाई 2019 में ब्रेक्सिट डील पर मुसलसल पार्लियामेंटी नाकामियों के बायस अपना कंजर्वेटिव पार्टी छोड़ देती हैं और रिज़ाइन कर देती हैं। बोरिस जॉनसन जुलाई 2022 में अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत और स्कैंडल्स के नतीजे में मुस्तफ़ी होने पर मजबूर हुए। और फिर लिज ट्रस अक्टूबर 2022 में मुतनाज़ा मुआशी पॉलिसियों के बाद शदीद तनकीद की जद में आकर ये जनाब हुए 2000 अपना सिर्फ 49 दिन बाद ये मुस्तफ़ी हुए थे। और उसके अलावा भी वो काफ़ी सारे बाद में आने वाले भी इसी तरह जाते रहे हैं। तो ये तो मैं तो मुझे था कि पाकिस्तान में होता था तो यहाँ पर भी ये हो रहा है, बरतानिया में भी। अब देखते हैं वहाँ कौन अगला वज़ीर आज़म आता है। और ये जो ईरान अमेरिकी मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और 60 दिन का डेडलाइन है, अगर इन 60 दिनों में कोई अमन मुआहदा हो जाता है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया को उसका फ़ायदा होगा, ईरान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम वहाँ से गैस ले सकते हैं, हम वहाँ से तेल ले सकते हैं, हमें एक रूट मिलेगा यूरोप तक के लिए, और भी काफ़ी सारी तिजारत हम ईरान के साथ कर सकते हैं। और पाकिस्तान अगर ये काम करवाने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान का जो दिफाई कदकार तो बढ़ा हुआ था पहले ही, अब ईरान अपना इंडिया ने जब हमले किए थे 2025 में उसके बाद, लेकिन सफारती तौर पर अगर पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान का बोलबाला है और ये पाकिस्तान दुनिया का एक पुराना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाने में कामयाब हो जाता है ईरान अमेरिका का, तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस कई हज़ार गुना बढ़ जाएगी और उसका असर इंडिया के ऊपर पड़ेगा। और फिर इंडिया वो जो हिकड़ी दिखाता है, जो कहता है हम पाकिस्तान के साथ बैठेंगे नहीं, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो भी मजबूर हो जाएगा पाकिस्तान के साथ बैठने पर। और इस खित्ते में फिर अमन
जो है ना मुस्तकिल अमन के लिए सारी कुव्वतें जो है वो मिल बैठ कर कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती हैं कि जंगों के बजाय लोगों के ऊपर, हथियारों के बजाय गरीब लोगों के ऊपर अखराजात खर्चे किए जाएँ, बजट इस्तेमाल किया जाए, मईशत गरीबों की तरफ मुंतकिल की जाए। तो ऐसा भी इनकलाब आ सकता है इस खत्ते में अगर तमाम ममालिक जो है वो इस तरफ सोचें तो। अब तक के लिए इतने। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।